हेलो गाइस, दिस ब्रजेश हियर एंड वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आपका सर्वेइंग फर्स्ट के एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के ही आगे कंटिन्यू करेंगे जहां तक हुआ था। पीछे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, बस हमने सर्वेइंग की डेफिनेशन देखी थी और सर्वेइंग की क्या आवश्यकताएँ हैं, नेसेसिटी ऑफ सर्वेइंग देखा था। उसके बाद हमें आगे कंटिन्यू करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से सर्वेइंग की डेफिनेशन एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप सर्वे पढ़ रहे हैं तो सर्वे क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सर्वे क्या होता है, किसी भी बिंदु की जो बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर अगर कोई बिंदु है, या फिर सतह के ऊपर है। सतह के ऊपर मतलब पृथ्वी से ऊपर आकाश में, या फिर पृथ्वी के अंदर सतह के नीचे। तो अगर पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी सतह के नीचे कोई भी बिंदु मौजूद है, तो उस बिंदु की एक डिटेल्ड एनालिसिस, उस बिंदु के बारे में, अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बिंदु हो, कोई भी स्थान हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस, पूरी जानकारी, उसकी पूरी एक्चुअल स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, एलिवेशन, उसकी क्षैतिज ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए जो एक प्रोसेस किया जाता है, एक कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। ये सर्वेइंग की आवश्यकता क्या पड़ती है, अब देखिए सर्वेइंग की आवश्यकता पड़ती है किसी बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसी भी क्षेत्र का अगर आपको नक्शा तैयार करना है तो इसके लिए आप सर्वे करते हैं। अगर आप भवनों का, सड़कों का, रेल मार्गों का, नहरों का, सीवरों का, इन सारी चीज़ों का अगर आप निर्माण कार्य करते हैं तो उसके लिए कार्य करने से पहले आपको सर्वेइंग करनी होगी कि वहाँ पे जिस भी चीज़ के सापेक्ष हम निर्माण करने वाले हैं, कितनी हमें सॉइल फिलिंग करनी है, सॉइल कटिंग कितनी करनी है। और उसके बाद पहाड़ों पर या फिर नदियों नालों का आप जब एक मार्ग तैयार करते हैं कि किस रास्ते से होकर नहर जाएगी, उसके लिए भी आपको क्या एक पूरा डिटेल्ड सर्वे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मतलब सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको सर्वे करना होगा। और सर्वे का मतलब क्या होता है कि सतह पर, सतह के ऊपर या फिर सतह के नीचे मौजूद किसी भी पॉइंट की स्थिति, लोकेशन, एलिवेशन, ये सारी चीज़ें ज्ञात करना ही सर्वे कहलाता है। अब सर्वे हम करने वाले हैं पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर ही सर्वे करेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर सर्वे करेंगे तो उससे पहले हम पृथ्वी के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, उसकी जो डाया है, व्यास है, वो कितना है, वो पोलर एक्सिस पे कितनी त्रिज्या है, और उसकी जो इक्वेटोरियल एक्सिस है उस पे कितनी त्रिज्या है। तो ये सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ये भी आपके सिलेबस में ही है, सिलेबस से बाहर नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि फर्जी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है, गोल है। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि पृथ्वी का आकार क्या है, गोल है। या फिर आपने कई बार सुना होगा कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है। तो पृथ्वी ना तो गोल है और ना तो पृथ्वी अंडाकार है। पृथ्वी ना तो गोल है और ना ही अंडाकार है। पृथ्वी जो है ये आपकी, इसका जो आकार है वो ऑवलेट स्फेरॉइड का है, ऑवलेट स्फेरॉइड।
अब ये ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो हमने ऑलरेडी एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। तो अगर हम पृथ्वी को गोल मानते हैं तो पृथ्वी कुछ इस आकार की होगी, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। अब ऑब्लेट स्फेरॉइड का क्या मतलब होता है कि आपने जब भी भूगोल पढ़ा होगा 9th 10th में, तो वहाँ पे आपने ज्योग्राफी में एक पढ़ा होगा पोलर एक्सिस, ये जो होती है ये आपकी होती है पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस को हम बोलते हैं हिंदी में, पोलर एक्सिस को ध्रुवीय अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अक्ष। और ये जो होता है ये वाली एक्सिस, ये होती है आपकी इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस, हिंदी में इसे हम बोलते हैं विषुवत अक्ष। विषुवत अक्ष, आपने इसे विषुवत रेखा के नाम से पढ़ा होगा। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी में एक पोलर एक्सिस है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करती है, और इक्वेटोरियल एक्सिस आपकी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन शो करती है। तो ये जो पोलर एक्सिस है, इसकी जो आपको त्रिज्या मिलेगी, इसका जो रेडियस है, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से और पृथ्वी की सरफेस तक, हम सिंपल सा बोलें तो सेंटर ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस की जो रेडियस है, पोलर एक्सिस की जो रेडियस है वो कितनी है? ये है आपकी 6356.75 किलोमीटर। ये आपकी जो सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब यहाँ से लेके इसकी सरफेस तक, पृथ्वी की सतह तक टोटल जो रेडियस है वो कितनी है? 6356.75 किलोमीटर है। तो और वहीं पे अगर हम इक्वेटोरियल एक्सिस की जो रेडियस देखेंगे, रेडियस ऑफ इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस की जो रेडियस है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 6378.137 किलोमीटर है। तो अब अगर ये सर्कल बनेगा तो सर्कल किस केस में बनेगा? जब दोनों रेडियस बराबर होंगी। और हम यहाँ पे देख पाएँ तो पोलर एक्सिस की रेडियस 6356 किलोमीटर है, वहीं पे इक्वेटोरियल एक्सिस की जो रेडियस है वो इससे लगभग 22 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा है। तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेडियस अगर इतनी है, यहाँ तक है आपकी 6356 किलोमीटर, तो इधर वाली कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। तो ये जो आपका बनेगा, ये ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जो इसकी रेडियस है वो इक्वेटोरियल एक्सिस की पोलर एक्सिस से कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। और अगर अंडाकार हम बनाएंगे तो अंडाकार जो बनेगा वो लगभग कुछ इस तरह से बनेगा। और ये तो ना तो गोल है ना तो स्फेरॉइड है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, और गोल भी नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। तो अब आइए देख लेते हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा कि पृथ्वी का आकार जो है वो कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड का है। अब ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है? अ स्फेयर लाइक
बट नॉट परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी। मतलब ये आपको गोला जैसे दिखेगा। क्या बोला गया? अ स्फेयर लाइक, मतलब एक स्फेयर की तरह, लेकिन परफेक्टली, नॉट परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी। स्फेयर की तरह तो है लेकिन पूरी तरह से स्फेरिकल बॉडी नहीं होगी। तो यहाँ भी वही है कि स्फेरिकल तो है, गोल तो है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। तो ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होगा, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद वही जो हमने बताया कि पोलर एक्सिस की जो लंबाई है वो टोटल, अब यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये क्या है, ये व्यास दिया गया है आपको। अब अगर आप इसका आधा करेंगे तो वही आएगा लगभग 6356 किलोमीटर के आसपास। और इक्वेटोरियल एक्सिस की टोटल लंबाई कितनी है? 12756.78 किलोमीटर। ये भी आपको व्यास दिया गया है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? हेफर्ड के अकॉर्डिंग ये पृथ्वी की पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस की टोटल लंबाई होती है। उसके बाद है कि उपरोक्त के आधार पर पृथ्वी की सतह वक्राकार है, जिसके अनुसार सर्वेक्षण को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब पृथ्वी की जो साइज़ है, पृथ्वी का आकार है, वो कैसा है? ऑब्लेट स्फेरॉइड है। और उसी के आधार पर जो सर्वे है, सर्वेइंग को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला हम बोलते हैं प्लेन सर्वे, और दूसरा हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। सर्वे को 2 कैटेगरी में रखा गया है, पहला प्लेन सर्वे और दूसरा जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे को हम हिंदी में बोलते हैं समतल या साधारण सर्वेक्षण, और जियोडेटिक को भूपृष्ठीय या भूगणितीय सर्वेक्षण बोलते हैं। अब ये जो प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे है, ये किसके आधार पे रखा गया है? तो देखिए, जो प्लेन सर्वे होता है, इसमें जो हम पृथ्वी की सतह होती है, इसको लगभग समतल मान के चलते हैं। पृथ्वी की सतह जो है तो वक्राकार, कुछ इस तरह से है, लेकिन हम इसे वक्राकार कर्व में ना मानकर इसे हम लगभग समतल मान के चलते हैं। तो अगर हम समतल मान के पृथ्वी की सतह का सर्वे कर रहे हैं तो वो आता है प्लेन सर्वे के अंतर्गत। और वहीं पे अगर हम पृथ्वी की सतह को वक्राकार मान के कर रहे हैं, उस पर पृथ्वी की सतह पर सर्वे जो हम कर रहे हैं वो वक्राकार मान के कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? उसे हम बोलेंगे जियोडेटिक सर्वे। अब इसकी डेफिनीशन एक बार हम देख लेते हैं क्या होती है। देखिए, यहाँ जो हमने आपको बताया कि प्लेन सर्वे में हम पृथ्वी की जो सतह है उसको प्लेन मान के चलते हैं, मतलब यहाँ पे जो अर्थ कर्वेचर है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। वही यहाँ पे लिखा भी गया है कि ऐसा सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता मतलब अर्थ कर्वेचर, ये जो कर्व बन रहा है, इसे कंसीडर नहीं किया जाता है, और भूपृष्ठ को समतल मान लिया जाता है, उसे हम समतल या साधारण सर्वेक्षण कहते हैं। तो प्लेन सर्वे क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया कि मतलब ऐसा सर्वे जिसमें अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता है, और जो पृथ्वी की सतह होती है मतलब भूपृष्ठ होता है, उसे हम प्लेन मान लेते हैं। तो इस प्रकार के सर्वे को हम समतल या साधारण सर्वेक्षण कहते हैं। अब ये जो है ये छोटे भूखंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि अगर आपके पास छोटा एरिया है तो उसे हम नॉर्मली प्लेन ही मान के चलते हैं। उसके बाद अमेरिकी सर्वेक्षकों के अनुसार, देखिए अमेरिकी सर्वेइंग डिपार्टमेंट है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि 250 किलोमीटर तक के जो क्षेत्रफल होते हैं उनको हम प्लेन मान के चलते हैं। मतलब 250 किलोमीटर स्क्वायर का अगर क्षेत्रफल है आपके पास तो उसे हम प्लेन मान के चलते हैं। उस एरिया को हम क्या मानते हैं कि वो प्लेन है, समतल है। ये अमेरिकी सर्वेक्षकों के अनुसार है। तो अब इंजीनियरिंग कार्य जो भी होते हैं वो 250 किलोमीटर से अधिक में नहीं होते हैं, ज़्यादा छोटे, इससे कम ही में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ज़्यादातर समतल सर्वेक्षण ही अपनाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, वही चीज़ समझाई गई है कि अगर हम कोई हमारे पास 2 बिंदु हैं ए और बी 2 बिंदु हैं, और अगर हम इनकी डिस्टेंस मेजर करते हैं और इनकी डिस्टेंस आती है 18.2 किलोमीटर।
अगर ये प्लेन सर्वे के अकॉर्डिंग 18.2 किलोमीटर आ रही है, तो अगर हम जियोडेटिक सर्वे के अकॉर्डिंग इनका डिस्टेंस मेज़र करते तो वो 0.1 मीटर का फ़र्क आता। मतलब ये 18.2, और जब हम अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करते, देखिए ये जो है अर्थ सरफेस को हम प्लेन माने हैं, लेकिन अर्थ कर्वेचर कुछ ऐसा है, तो ये जो इतने का फ़र्क पड़ रहा है, ये कितना है 0.1 मीटर, तो ये कितना हो जाता है 18.3 किलोमीटर। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता है, इसीलिए क्या होता है नॉर्मली हम प्लेन सर्वे का ही यूज़ करते हैं कोई भी सर्वे कार्य परफॉर्म करने के लिए। देखिए अब अगर आपके पास एरिया जो है वो समतल है, तो यहाँ पे अगर आप प्लम्बॉब रखते हैं, प्लम्बॉब का मतलब होता है साहुल। मिस्त्री के पास आपने देखा होगा एक लोहे का लट्टू के आकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक धागे से बंधा हुआ होता है। तो अगर हम इस प्लम्बॉब को पृथ्वी की सतह पर रखेंगे, तो किसी एक बिंदु पर रखेंगे, तो इससे जो एक इमेजिनरी लाइन बनेगी सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर, वो सीधी बनेगी। और वहीं पे अगर ये एक बिंदु पे, अगर किसी बिंदु बी पे रखते हैं और फिर से मेजरमेंट करते हैं, मतलब आपके पास जो एरिया है वो स्मॉल एरिया है। यहाँ भी अगर हम साहुल रख के देखेंगे तो इसकी भी जो सर्वे लाइन होगी वो क्या होगी, अर्थ सरफेस की ओर एकदम सीधी जाएगी। तो देखेंगे अगर हमारे पास इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप प्लेन सर्वे कर रहे हैं तो जो प्लम्बॉब लाइन होती है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होगी। कैसी होगी? पैरेलल होगी। और अगर वहीं पे आप जियोडेटिक सर्वे कर रहे हैं, मतलब अगर आप अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करके कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये बड़े क्षेत्रफल के लिए किया जाएगा। बड़े क्षेत्रफल के लिए किया जाएगा तो जो आपके पॉइंट्स होंगे वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे नज़दीक थे, अब जब हम अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करके चल रहे हैं तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होंगे, क्योंकि जियोडेटिक सर्वे जो होता है ये बड़े क्षेत्रों के लिए किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे साहुल अपना रखेंगे, तो साहुल जो होता है वो हमेशा अर्थ सरफेस के से समकोण पे होता है। तो अगर ये अर्थ सरफेस है तो इसका जो समकोण है ये एक क्या है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन का अगर हम समकोण देखेंगे तो इसका समकोण कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री। और अगर हम यहाँ भी साहुल को रखेंगे तो इससे भी एक टेंजेंट, अर्थ सरफेस से एक टेंजेंट निकलेगी। और इससे अगर हम प्लम्बॉब यहाँ पे रखेंगे, प्लम्बॉब हमेशा अर्थ सरफेस पे समकोण पे रखा जाता है, तो इस पे भी जो एक इमेजिनरी लाइन प्लम्बॉब से बनेगी, वो कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट्स की जो इमेजिनरी लाइन होगी वो सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके मीट अप हो जाएंगी, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे जाके मिल जाएंगी। तो ये है कि प्लेन सर्वे में प्लम्बॉब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जियोडेटिक सर्वे में ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। और ये स्मॉल एरिया के लिए किया जाता है, ये बड़े एरिया के लिए किया जाता है। ये दो अंतर हो गए, अंतर भी लिखने के लिए आ जाता है तो आपको लिख देना है। और तीसरा क्या होगा कि प्लेन सर्वे में हम अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ये अगर आप फिगर देख पा रहे हो तो वही बताया गया है जो हमने अभी आपको यहाँ पे समझाया। ये दोनों हमने आपको अलग अलग फिगर में समझा दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक ही फिगर में। ये प्लेन सर्वे के लिए दिखाया गया है कि प्लम्बॉब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये जियोडेटिक सर्वे के लिए कि प्लम्बॉब लाइन एक दूसरे को जाके सेंटर ऑफ अर्थ पे कट करेंगी, सेंटर ऑफ अर्थ पे मिल जाएंगी। उसके बाद है कि समतल सर्वेक्षण में प्लम्बॉब लाइन समांतर होती है, वही जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट है आपका दूसरा भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण को जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। अब इस सर्वेक्षण में क्या होता है कि अर्थ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है। तो जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे कि ऐसा सर्वेक्षण जिसमें अर्थ कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है या फिर पृथ्वी की वक्रता को कंसीडर किया जाता है, तो ऐसे सर्वेक्षण को हम भूपृष्ठीय या जियोडेटिक सर्वे कहते हैं।
इसे त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर भूपृष्ठीय ना दे के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण क्या है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे और जियोडेटिक सर्वे दोनों एक ही हैं। जियोडेटिक सर्वे का दूसरा नाम होता है त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण, तो इसे हम त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। फिर उसके बाद है कि सभी देशों की सीमाओं का निर्धारण भूपृष्ठीय सर्वेक्षण की सहायता से ही किया जाता है। देखिए, अगर हम देशों की सीमाओं का निर्धारण करेंगे कि मतलब भारत की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, चीन की यहाँ से यहाँ तक है, पाकिस्तान की यहाँ से यहाँ तक है, तो ये देश क्या है, इनका क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और क्षेत्रफल बड़ा है तो ये क्षेत्रफल कहीं ना कहीं 250 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से ये इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए हम भूपृष्ठीय या फिर जियोडेटिक सर्वे को कंसीडर करते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, देखिए ये बेसिक से क्वेश्चन आपसे एक कॉमन सेंस वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आप पूछ लिया जाए कि किसी देश की सीमा का निर्धारण करना है और तो हम वहाँ पे कौन सा सर्वे करेंगे, तो आप सिंपल सा आंसर कर देंगे कि वहाँ पे हम जियोडेटिक सर्वे की हेल्प लेंगे। उसके बाद है कि 250 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण भूपृष्ठीय सर्वेक्षण से ही किया जाता है। ये चीज़ आपको पता है। तो प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए ये जो आपने पढ़ा ये था सर्वे का, सर्वे की ये कैटेगरी थी कि सर्वे दो कैटेगरीज में किया जाता है, पहला जियोडेटिक और दूसरा प्लेन। अब हम सर्वे के क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सर्वे का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार से सर्वे किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। देखिए, सर्वे का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 चीज़ों के आधार पे किया गया है। पहला है कार्य क्षेत्र के आधार पर, मतलब किस जो जहाँ पे आप सर्वे करने वाले हैं वो क्षेत्र कैसा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्क पहला। दूसरा, किस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़। तीसरा, किन उपकरणों की हेल्प से आप सर्वे कर रहे हैं, उसके आधार पर भी इसे क्लासिफाई किया गया है। और उसके बाद जो लास्ट है चौथा, कि आप सर्वे करते टाइम कौन सी विधियां अपना रहे हैं, उनके आधार पे सर्वे को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है आपका कार्य क्षेत्र के आधार पे। तो कार्य क्षेत्र के आधार पे हम देखते हैं, देखिए कार्य क्षेत्र के आधार पर सर्वे को निम्न प्रकार से क्लासिफाई किया गया। पहला जो है नगर सर्वेक्षण, मतलब अगर आप किसी नगर का सर्वे कर रहे हैं, किसी सिटी का सर्वे कर रहे हैं, अब सिटी का सर्वे करेंगे तो वहाँ पे उसके अंदर मौजूद आप सड़कों का, नालियों का, पाइपलाइंस का, सीवरों का, पार्क कौन कौन से हैं, खुले मैदान कितने हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी करेंगे। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, नगर सर्वेक्षण के अंतर्गत। इसे हम बोलते हैं सिटी सर्वे। तो वही लिखा गया इसमें कि इसका उपयोग नगर के अंदर स्थित सड़कों, नालियों, पाइपलाइनों, सीवरों, पार्कों तथा भवनों व खुले क्षेत्रों की जानकारी तथा स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका भू स्वामित्व या भूकर सर्वेक्षण, इसे हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। देखिए, इसका उपयोग जो होता है वो नगरों, क्षेत्रों, राज्यों या देशों की सीमा निर्धारित करने के लिए तथा क्षेत्रफल इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भू स्वामित्व, नाम से अगर आप जानना चाहें तो भू स्वामित्व मतलब जो भी ज़मीन है उसका मालिक कौन है। अब अगर आप ज़मीन के मालिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, एक आपके पास ये आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। तो वही है कि कोई भी नगर है तो नगर पालिका है, तो नगर पालिका वालों का ये होता है कि ये नगर यहाँ से यहाँ तक है, तो उसको अगर डिसाइड करना है तो वो किस बेसिस पे करेंगे, हम कैडेस्ट्रल सर्वे के अंतर्गत हम नगरों की, क्षेत्रों की, राज्यों की। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक लगता है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे का उपयोग करेंगे। इसी के आधार पे हम सीमा निर्धारित करेंगे।
ऐसे ही आपको अगर किसी देश की सीमा निर्धारण करना है तो उसके लिए भी हम भू स्वामित्व या कैडेस्ट्रल सर्वे का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका जल राशि सर्वेक्षण, हाइड्रोग्राफिक या मेराइन सर्वे। देखिए जल राशि सर्वेक्षण, आप अगर नाम से सारे सर्वे को जानने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखिए जल राशि, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत हम जिनका सर्वे करेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं पानी मौजूद होगा, जल मौजूद होगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, नदियाँ, नहर, जलाशय, झील, समुद्र। अब इन सब में जल का विस्तार कितना है, जल की गहराई क्या है, जो उसमें पानी मौजूद है वो किस गति से फ्लो कर रहा है, ये सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोग्राफिक या मेराइन सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कि जलराशि सर्वेक्षण जो होता है वो नदियों, नहरों, जलाशयों, झीलों, समुद्रों, इनके अंदर जो पानी मौजूद होता है वो कितनी दूर तक फैला है, विस्तार का मतलब वो कितनी दूर तक फैला है, गहराई क्या, डेप्थ जो है कि पानी कितना नीचे तक है, और किस गति से पानी फ्लो करता है, वो सारी चीज़ें ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं। उसके साथ साथ बांध निर्माण हो गया, सिंचाई के लिए आपको नहर बनानी है, जल आपूर्ति, बाढ़ आदि, जैसे कौन से एरिया में बाढ़ ज़्यादा आता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी करनी है, या फिर उस बाढ़ से बचने के लिए हमें बांध बनाना है, तब भी हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका आकाशीय या हवाई सर्वेक्षण। कई बार क्या होता है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, तो इसके लिए इन सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है, इसका जो जायज़ा लेना होता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हेलीकॉप्टर से या प्लेन के द्वारा जो सर्वे किया जाता है उसे हम आकाशीय या हवाई सर्वेक्षण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसका उपयोग बाढ़, भूकंप या सूखा, क्षतिग्रस्त बांध से प्रभावित क्षेत्रों तथा अन्य भौगोलिक दृश्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वायुयान द्वारा किया जाता है। तो जो एरियल सर्वे होता है, एरियल सर्वे में क्या करते हैं हम कि किसी भी क्षेत्र में अगर बाढ़ आया है, किसी भी क्षेत्र में भूकंप आ गया है, सूखा पड़ा है कहीं पे, या फिर कोई भी बांध है वो डैमेज हो गया, तो बांध के डैमेज होने से भी क्या होता है, बांध के अंदर का पानी गांव में और उसके आसपास शहरों में फैल जाता है। तो उससे प्रभावित क्षेत्रों की अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम एरियल सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है आपका खगोलीय सर्वेक्षण। खगोलीय सर्वेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। देखिए इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग हम आकाश में जो भी तारे, ग्रह इत्यादि इन सब की जो पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्थलाकृतिक सर्वे। स्थलाकृतिक सर्वे को इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफिकल। अगर आपके पास कोई भी एक क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए कि उस क्षेत्र में कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे गांव है, कहाँ पे शहर है, सड़कें किधर किधर से गई हैं, रेल मार्ग कहाँ पे स्थित है, मतलब किसी भी एक लोकल एरिया के बारे में पूरी जानकारी, वहाँ पे मौजूद सभी छोटे बड़े बिंदुओं की जानकारी ज्ञात करना, छोटे बड़े स्टेशनों की जानकारी ज्ञात करना, छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स की जानकारी प्राप्त करना, ये सब हम किसके अंतर्गत करते हैं, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, जिसे हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट है आपका उद्देश्यों के आधार पर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है, हम उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आप कोई पढ़ाने में प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक उसे बोल सकते हैं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।